हाय स्टूडेंट्स, तो अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड गॉस लॉ के बारे में। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दो टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहले तो बताता हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इट मीन्स कि चार्ज को किस तरह से बॉडीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सपोज कोई लाइन है, सर्कल है, स्फीयर है, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट है, उसमें चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब कि किसी भी बॉडी के हर एक छोटे से पार्ट में सेम इक्वल अमाउंट का चार्ज रहता है। ओके, जहाँ भी जाएंगे उसमें तो सेम चार्ज रहेगा। सपोज ये मार्कर है और बोलेंगे कि दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, तो जितना चार्ज इस एरिया में होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे उतने ही एरिया में होगा। मीन्स किसी भी इस बॉडी के अंदर कहीं पे भी अगर हम इक्वल एरियाज कंसिडर करते हैं देन द चार्जेस विल बी इक्वल देयर, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज। अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं होगा और उन केसेस की हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ उन केसेस की जहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिन भी बॉडीज़ के अंदर। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसके अंदर पॉइंट चार्ज की। चार टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहले बात करेंगे पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज में एक चार्ज होगा जिसका छोटा सा एक मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड दिया होगा उस चार्ज का, और उस पर हम लोग डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ लगा के Q/4πε0r² लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं और वैसे ही फोर्स फाइंड कर सकते हैं। उसमें सिर्फ हमको एक एटम एज्यूम करना होता है, एक पॉइंट साइज्ड एटम एज्यूम करना होता है, तो उसको देख के हम बता सकते हैं कि एक उसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, सिंपल, उसमें बेसिकली कूलम्ब्स लॉ लगेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा साइन से, जैसे लैम्डा साइन होता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर कोई वायर है, पतली सी वायर है, तो उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें जो एक यूनिट के अंदर जितना चार्ज स्टोर होगा उसकी वैल्यू लैम्डा होगी। लैम्डा मीन्स टोटल चार्ज इन दैट बॉडी डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ दैट बॉडी। सिंपल। ओके, तो दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, बोलेंगे इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, दिस इज कूलम्ब पर मीटर, इसकी यूनिट होती है। अब बात करते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सरफेस के ऊपर जिस तरह से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे हम एक एरिया कंसिडर करेंगे इन 2 डायमेंशनल स्पेस। इसमें हम लोग 1 डायमेंशन कंसिडर कर रहे थे, अब इसमें 2 डायमेंशनल स्पेस कंसिडर करेंगे जहाँ पे हम 2 डायरेक्शंस में चार्ज की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज आपके पास कोई प्लेट है, लेट अस कंसिडर दिस डस्टर। अगर ये प्लेन है, एकदम प्लेन पेपर की तरह है, तो इसमें टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दैट सरफेस जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट विल बी कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका जो डिनोशन होगा विच इज़ गिवन बाय सिग्मा। ठीक है, ये साइन होता है सिग्मा, इज चार्ज बाय एरिया, चार्ज ऑफ दैट सरफेस डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको। इसकी यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलॉन्ग द वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। सिंपल है, और इसका ड्यूरेशन होगा रो। ये रो इसका साइन होता है विच इज़ गिवन बाय चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी। तो ये होगी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलॉन्ग द वॉल्यूम, और इसकी यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर क्यूब। सिंपल है। ठीक है, तो ये चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस में पाया जाएगा? स्फेयर्स हो गए, सॉलिड बॉडीज़ जो होती हैं, स्फेयर, क्यूब हो गया, मतलब जो भी सॉलिड बॉडीज़ है उसके अंदर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करेंगे। और जो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, इस टाइप की बॉडीज़ में हम ये कंसिडर करेंगे। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिंग हो गया और इनफाइनाइट लेंथ की कोई वायर है उसमें कंसिडर करेंगे। ठीक है, दिस वर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अब बात करते हैं मेन जो कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, गॉस लॉ। ओके, गॉस लॉ क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहनी चाहिए। ओके, और इसी के बेस पे आप अपने 50% न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सॉल्व कर सकते हैं और इसी के बेस पे आते भी हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ स्टेट्स दैट फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए बॉडी
फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बॉडी थ्रू द क्लोज सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन। तो ये डेफिनेशन आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ ये याद कर लिया। अगर ये याद कर लिया आपने तो ये उसी से बना हुआ है। इट स्टेट्स दैट फ्लक्स, ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, ध्यान रखना। गॉस लॉ सिर्फ फ्लक्स डिफाइन करता है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डिफाइन करता है। फ्लक्स लॉ मतलब एक तरीके से, तो जो ये है ये फ्लक्स है और ये भी एक फ्लक्स है। और कहता क्या है, दैट फ्लक्स ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स है इन द क्लोज्ड सरफेस ds, ये कोई एरिया है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द टोटल चार्ज इन दैट सरफेस, जो सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज स्टोर है, डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ दैट स्पेस। परमिटिविटी आपको पता है, एप्सिलॉन वैल्यू होती है इसकी 8.85 इंटू 10⁻12, ओके। तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज द एनक्लोज चार्ज इन द बॉडी। एग्जाम्पल से बताता हूँ, सपोज ये हमारे पास कोई सरफेस है जिसका एरिया है हमारे पास ds, ओके। इसका एरिया हमारे पास सरफेस ds है और इसके अंदर जितना चार्ज है ना उसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर, राइट। और जो सरफेस है इसका जो सरफेस वेक्टर होता है, मीन्स अगर ये है पूरा सरफेस तो जो ये होगा ये इसका एरिया वेक्टर होगा, या फिर सरफेस वेक्टर कह सकते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं इसको, ओके। तो n कैप क्या है, एरिया वेक्टर। E वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज इन द एंटायर स्पेस, एंटायर सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया, और थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस डायरेक्शन वेक्टर ऑफ एरिया या फिर एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ये एरिया वेक्टर है इसके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, ठीक है। और एन कैप आपको मालूम हो गया, और ds इज द वैल्यू ऑफ दैट एरिया। और जो ये q1 q2 वगैरह लिखा है मैंने, दिस इज द चार्ज इन दिस सरफेस, सिंपल है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अगर चार्ज दिया हो किसी बॉडी के अंदर, एप्सिलॉन दिया हो, तो हमें यहाँ पे और एरिया मिला हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम हो, एरिया मालूम हो, तो हम लोग चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बॉडी के अंदर। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, बताऊँगा इसके बारे में अभी। तो ये मेन डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास जैसे कि बोल दूँ मैं आपको, a डॉट बी लिखा होता है, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये उसका फॉर्मूला होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, e वेक्टर इन डॉट ts वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉस थीटा से। फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एरिया एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल है, इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो सीधी सी बात है, जैसा डेफिनेशन में दिख रहा है वही इसका एप्लीकेशन है। मेन जो एप्लीकेशन है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में काम आता है, क्योंकि हर जगह हम कूलम्ब लॉ को यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए क्या मालूम होना चाहिए हमको, उसके अंदर q चार्ज की वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू हमको निकल के आएगी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, ओके। तो पहले मैं आपको बताऊंगा, सपोज कोई लाइन चार्ज है तो उसके अंदर हम लोग एक लूप एज्यूम करके, तो हम लोग उसके अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी उसकी लैम्डा मान के तो हम उसको फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और है क्या, सपोज कोई सॉलिड एरिया दे रखा है, क्यूब दे रखा है हमें, क्यूब के अंदर हमें चार्ज बता रखा है, तो उस चार्ज की वजह से किसी एक पार्टिकुलर सरफेस पे एक क्यूब के अंदर कोई चार्ज है, उसकी वजह से किसी एक सरफेस पे जो फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सिलेंडर पूरा कम्प्लीटली चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और जो मेजर एप्लीकेशन है वो है इसका, अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, वेदर डायलेक्ट्रिक स्फीयर होगा या फिर कंडक्टिंग स्फीयर होगा, तो उनके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मीन्स उन स्फीयर्स की वजह से, जो सॉलिड स्फीयर्स है या होलो स्फीयर है, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड करना है, उनके बाहर, उनके ऊपर या उनके अंदर, तो हम उसके लिए गॉस लॉ को यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको करके भी बताऊंगा, ठीक है। दिस आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो यहाँ पे गॉस लॉ हमारा खत्म होता है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा खत्म होता है। आपको न्यूमेरिकल्स भी करके बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको सच में कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।